नमस्कार, मैं डॉक्टर चंदनमल शर्मा आज आपको बीए पाठ प्रथम के प्रथम पेपर भौतिक भूगोल में भू संतुलन की संकल्पना पर सर जॉर्ज एरी महोदय के विचारों को बताने जा रहा हूँ। देखिए, जो संतुलन है, संतुलन को हम देखते हैं कि किस प्रकार से देखते हैं। संतुलन का मतलब है कि जैसे हमारी ये परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी है, इसके ऊपर स्थित क्षेत्र, पर्वत, पठार और मैदान एवं गहराई में स्थित क्षेत्र, झील, समुद्र आदि में भौतिक अथवा यांत्रिक स्थिरता की जो दशा है, उसे हम संतुलन या भूसंतुलन कहते हैं। अब देखिए, जो एरी महोदय है, इन्होंने अपने विचारों में क्या बताया है। इन्होंने बताया है कि विभिन्न स्तंभ जो हैं, कॉलम, उनका घनत्व तो बराबर होता है तथा उनकी गहराई में परिवर्तन होता है या अंतर होता है। यूनिफॉर्म डेंसिटी विथ वेरिंग थिकनेस। देखिए, सर जॉर्ज एरी महोदय ने बताया कि हिमालय का जो आंतरिक भाग है वो खोखला नहीं हो सकता है। वास्तव में अधिक पदार्थ का भार नीचे से कम पदार्थ द्वारा संतुलित हो जाता है। उन्होंने सर्वप्रथम इस मत का सुझाव दिया कि पृथ्वी की कष्ट या पपड़ी अधिक घनत्व वाले अधः स्तर में तैर रही है, अर्थात जो हमारी क्रस्ट है वो अधः स्तर या सबस्ट्रेटम में तैर रही है, अर्थात सियाल सीमा पर तैर रहा है। इस प्रकार हिमालय भारी ग्लासी मैग्मा में तैर रहा है। उन्होंने आगे पुनः स्पष्ट किया कि हिमालय केवल धरातलीय आकृति नहीं है तथा केवल अधः स्तर के ऊपरी भाग तक ही नहीं तैर रहा है, वरन काफ़ी नीचे तक प्रविष्ट है। जिस प्रकार एक नाव पानी में तैरती है तथा उसका अधिकांश भाग जल में डूबा रहता है, उसी प्रकार हिमालय भी अधिक घनत्व वाले मैग्मा में तैर रहा है तथा उसका अधिकांश भाग नीचे काफ़ी गहराई तक व्याप्त है। इस विचार को दूसरे रूप में भी समझाया जा सकता है। जिस प्रकार बर्फ का टुकड़ा प्लावी हिमशैल जब जल में तैरता है तो उसके एक भाग को जल के ऊपर रहने के लिए उसके 9 भाग का जल में रहना आवश्यक है। इसी प्रकार यदि महाद्वीपीय भागों का औसत घनत्व 2.67 तथा सबस्ट्रेटम का 3 मान लिया जाए तो क्रस्ट के प्रत्येक भाग को सबस्ट्रेटम के ऊपर रहने के लिए क्रस्ट के 9 भाग को सबस्ट्रेटम के नीचे रहना पड़ेगा। यहाँ पर यह स्पष्टीकरण है, स्मरणीय है कि एरी ने आइसबर्ग के तैराव का उदाहरण प्रस्तुत नहीं किया है, वरन उन्होंने इतना ही बताया है कि स्थल भाग मैग्मा पर नाव की तरह तैर रहा है। यदि तैराव के उपर्युक्त सिद्धांत को एरी के सिद्धांत में प्रयुक्त किया जाए तो हिमालय जितना ऊपर 8,848 मीटर है, उसका 9 गुना भाग नीचे की तरफ होगा। यदि हिमालय की ऊंचाई मोटे तौर पर 8,848 मीटर मान ली जाए तो इसका 9 गुना मतलब गुणा 9 कर दो तो वो हो जाएगा 69,632 मीटर तक का भाग, जो कि हल्के पदार्थों का है, सबस्ट्रेटम में होगा। अब आप देखिए, एरी महोदय क्या कहते हैं कि जितना भाग किसी पदार्थ का ऊपर है उसका 9 भाग नीचे होगा। इसी प्रकार एरी ने बताया कि हिमालय अपनी वास्तविक आकर्षण शक्ति का प्रयोग कर रहा है क्योंकि इसकी हल्के पदार्थों वाली एक लंबी जड़ है जो कि सबस्ट्रेटम में है तथा एक लंबी जड़ ऊपर के पदार्थों को संतुलित कर देती है। इन आधारों पर जिस कारण ऊंचे उठे भागों के नीचे काफ़ी गहराई तक हल्के पदार्थों का विस्तार पाया जाता है, ऐसे पर्वतों के विषय में होता है। इसी प्रकार ये संतुलित होकर पृथ्वी पर स्थित है। इसके विपरीत कम ऊंचे भाग अथवा निचले भाग कम गहराई तक प्रविष्ट होते हैं, अतः वे अधिक घनत्व वाले भाग को थोड़ी मात्रा में ही हटा पाते हैं, जबकि उसके नीचे सबस्ट्रेटम का अधिक घनत्व वाला पदार्थ अधिक मात्रा में होता है। इस प्रकार ऊंचे उठे भाग तथा नीचे के भाग एक साथ संतुलित होकर के खड़े रहते हैं। प्रत्येक भाग कॉलम संतुलन तल या संतुलन रेखा के पर वो बराबर भार का होता है। एरी ने बताया
कि विभिन्न स्तंभों का घनत्व बराबर होता है तथा उनकी गहराई में परिवर्तन होता है, अर्थात महाद्वीपीय भाग एक ही प्रकार के घनत्व वाले शैलों का बना है, परंतु उसके विभिन्न भागों की गहराई में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। इस बात को प्रमाणित करने के लिए एरी ने लोहे के विभिन्न आकार तथा लंबाई वाले टुकड़े लिए तथा उन्हें पारे से भरे बेसिन में डुबो दिया। ये टुकड़े अपने आकार के अनुसार भिन्न भिन्न गहराई तक डूबते गए। इसी बात को लकड़ी के टुकड़ों को जल में डुबोकर भी प्रमाणित किया जा सकता है। सारांश में एरी ने अपने मत में कहा कि ऊंचे उठे भाग काफ़ी गहराई तक अपनी लंबी जड़ से सबस्ट्रेटम के अधिक घनत्व वाले भाग को हटा देते हैं, जिस कारण ऊंचे उठे भागों के नीचे काफ़ी गहराई तक हल्के पदार्थों का विस्तार होता है। ऐसा पर्वतों के विषय में होता है। इस प्रकार ये संतुलित होकर के पृथ्वी पर स्थित हैं। इसके विपरीत कम ऊंचे भाग अथवा निचले भाग कम गहराई तक प्रविष्ट होते हैं, अतः वे अधिक घनत्व वाले भाग को थोड़ी मात्रा में ही हटा पाते हैं, जबकि उसके नीचे सबस्ट्रेटम का अधिक घनत्व वाला पदार्थ अधिक मात्रा में होता है। इस प्रकार ऊंचे उठे भाग तथा नीचे भाग एक साथ संतुलित होकर खड़े रहते हैं। प्रत्येक भाग संतुलन तल या संतुलन रेखा पर बराबर भार रखते हैं। यद्यपि वर्तमान समय में एरी के मतों को सबसे अधिक समर्थन प्राप्त है, तथापि उसमें भी कुछ दोष अवश्य हैं। यदि एरी के मत को मान्यता प्रदान की जाती है तो प्रत्येक ऊपर स्थित भाग अपनी ऊंचाई के अनुसार नीचे की तरफ जड़ रखते हैं। इस प्रकार हिमालय की लगभग 80,000 मीटर गहराई की जड़ होनी चाहिए। यह भी ज्ञात तथ्य है कि ऊपरी भाग से पृथ्वी के नीचे जाने पर तापमान प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। इस प्रकार हिमालय की इतनी लंबी जड़ 69,632 मीटर की गहराई पर अत्यधिक ताप के कारण पिघल जाएगी। अतः यह मत यहाँ पर भ्रामक प्रतीत होता है। थैंक यू।